स्क्रीन शेयर होगी सब लोगों के साथ? जी सर, हो गई। अच्छा, चलें जी। अब हम ये करते हैं कि हम सबसे अहम काम अब करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। इधर मैं आपको एक बड़ी अहम टिप देता चलूँ कि जब भी सीएसएस के अंदर आप क्वेश्चन पेपर देखें, बेशक वो इस्लामियात का हो, पंजाबी का हो, आईआर का हो, एसए का हो, तो उसके अंदर आपने सबसे पहले तो क्वेश्चन सेलेक्ट करना है। जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि प्रीवियस नॉलेज आपका हो और आप जो है वो उसके बारे में कॉन्फिडेंट हों कि आप इस पे कुछ लिख सकते हैं, तो आप उसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन वो वाला आपने सेलेक्ट करना है। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फर्स्ट थॉट जिसके ऊपर आए बस उसी को सिलेक्ट कर लें। आपने सोच समझ के करना है। दूसरा जो अहम चीज़ है वो ये है कि जब आप क्वेश्चन सेलेक्ट कर लें, तो अब आपने मार्कर पकड़ के फ़ौरन क्वेश्चन लिखने नहीं बैठ जाना और आंसर उसका लिखने नहीं बैठ जाना। आपने पहले सारे क्वेश्चंस का जो 4 क्वेश्चन होंगे इन अदर सब्जेक्ट्स या ऐसे के अंदर एक ही टॉपिक होगा, आपने उसके बारे में थोड़ा-सा दिमाग दौड़ाना है, थोड़ा-सा आपने सोचना है कि भई इसके ऊपर अगर आया तो मैं क्या-क्या लिख सकता हूँ, ठीक है? तो ये आपने जो है ये लाज़मी ये वाली एक्टिविटी करनी है। उस एक्टिविटी को थोड़ा-सा मज़ीद एलैबोरेट करने के लिए अभी हम वो वाला प्रोसेस करते हैं और हम सीखते हैं कि कोई ऐसे जब आता है, तो हमने कैसे उसका मटीरियल इकट्ठा करना है। जो बड़ा अहम क्वेश्चन होता है सब लोगों का, जी ऐसे का मटीरियल कहाँ से मिलेगा? तो मेरा ये मानना है कि ऐसे का मटीरियल आपको पहले से आता है, ठीक है? जो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा चाहिए होगा वो हम तैयार करते रहेंगे साथ-साथ, लेकिन असल बात ये है कि बेसिक ऐसे का जो स्ट्रक्चर है, वो आपको तैयार है, वो आपको आता है। सिर्फ़ ये है कि आपने कभी सोचा ही नहीं उस टॉपिक के ऊपर कि आप क्या-क्या कर सकते हैं। तो अभी हम ये जो 6-7 लोग इकट्ठे हैं, तो हम मिल के एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो है वो ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाएँगे और देखेंगे कि इसके ऊपर क्या-क्या लिखा जा सकता है, ठीक है? तो आप में से कोई भी जो है वो मुझे या तो कोई टॉपिक दे दे 2020 के ऐसे की जो लिस्ट थी उसमें से, या फिर मैं अपनी तरफ से आप लोगों को जो है वो टॉपिक दे देता हूँ 2020 में से और उसके बाद हम उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट करते हैं, जो आपका सबसे पहला और सबसे अहम काम होगा। आप में से कोई भी नहीं दे रहा? चलें, मैंने एक जो है वो टॉपिक सोचा हुआ है। सोचा हुआ है। पोलराइज्ड पॉलिटिक्स फैज़ान ठीक हो गया, हम इस पे कर लेते हैं, ठीक है? तो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स ही मैंने सोचा हुआ था कि अगर कोई नहीं बोलेगा तो मैं यही करवाऊँगा आपको, क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है और ईज़ी टॉपिक है रिलेटिवली। तो ये हमारे सामने जो है ये पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, द इश्यूज़ एंड चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ठीक है? कि पोलराइज्ड पॉलिटिक्स का मतलब है कि मुख्तलिफ हिस्सों में बटी हुई सियासत। कौन से हिस्से हो सकते हैं? वो हिस्से प्रोविंशियल भी हो सकते हैं, वो हिस्से एथनिक भी हो सकते हैं, वो हिस्से इंटरेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? वो हिस्से पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हो सकती हैं, कि मुख्तलिफ डिफरेंट सिमतों को जाती हुई सियासत पाकिस्तान के अंदर है। तो ये डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा इशू और चैलेंज है। यही मतलब बनता है ना इसका? या इसके अलावा भी कोई मतलब निकलता है? अच्छा, अब इसके अंदर आप फैज़ान फैज़ान से लेके एंड तक मैं जो है सब लोगों से एक-एक पॉइंट पूछूँगा कि ये टॉपिक देखते ही पहले उनके दिमाग में क्या आता है? फैज़ान आप एक फ्रेज़ बताएँ जो आपके दिमाग में आता है ये देखते साथ ही, जो आप ऐसे में लिखना पसंद करेंगे? सर अभी एज सच तो अभी सोच रहा हूँ इस पे। जी। आपके ख़्याल में डेमोक्रेसी को क्या-क्या इश्यूज़ और चैलेंजेज़ हैं?
कुछ भी बोल दें जो आपने देखा हो सियासत के अंदर या जमहूरियत के अंदर। सर ये डेमोक्रेसी जो है सर, ये डिफरेंट रीजन्स में मतलब डिवाइड हुई हुई है, तो डिवीजन ऑफ मैन पावर अकॉर्डिंग टू देयर रीजन। अच्छा, आप कह रहे हैं कि पॉपुलेशन डिवाइड है। सर मतलब मेरे कहने का था कि सर 2 या 3 पार्टीज की मोनोपोली चल रही इतने सालों से, तो वो एक किसी दूसरे नई विजन को वो अंदर मतलब उसमें आने नहीं दे रहे मुल्क को, उसमें मोनोपोली ऑफ पार्ट लेकर 2 to 3 पार्टीज। जी सर। अच्छा उसामा, आप अगला सोच के रखें, हम उसामा के पास जाते हैं। उसामा आप बताएं कोई एक पॉइंट। सर मेरा था कि रिलीजियस ग्रुप्स हो गए, जिस तरह रिलीजन इन पॉलिटिक्स। रिलीजन इन पॉलिटिक्स। सिद्रा आप बताएं। सर ये डिवीजन है जो हमारे पास डिफरेंट, क्योंकि डेमोक्रेसी है एक कल्चर है, एक मतलब कि कल्चर के थ्रू डेवलप होती है। तो हमारे यहाँ जेंडर डिवाइड है, जियोग्राफी डिवाइड है और एथनिक डिवाइड है। तो उनको क्या क्या मैनिपुलेट किया आपने कहा जेंडर डिवाइड है, एथनिक एथनिक डिवाइड्स हैं, और क्या क्या तीसरा? जैसे हमारे पास क्या होता है, एक उनकी मैनिपुलेशन होती है, डिफरेंट एथनिक डिवाइड है, जियोग्राफिकल प्रोविजनल जो हमारे पास फॉर्मुलर प्रोविजन है, वो लैंग्वेज जो लिंग्विस्टिक बेस के ऊपर जो डिवीजन है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। जो एथनिक बेस है, जेंडर बेस के ऊपर या जियोग्राफी बेस के ऊपर, किसी प्रोविजनल जिसे हम फॉल्ट लाइन्स कह सकते हैं, इनकी जो मैनिपुलेशन है, पॉलिटिक्स उनको डोमिनेट करती है, इनके फॉल्ट लाइन्स को, इनके डिवीजन को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, सिद्रा आप माइक ऑफ कर दें। और हमारे पास है आईफोन 6 प्लस। आईफोन 6 प्लस साहिब हैं या साहिबा हैं, ज़रा अपना तारुफ करवाएं। अस्सलामुअलैकुम सर, आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो, मैंने फर्स्ट टाइम जूम डाउनलोड किया तो वो स्क्रीन नेम इस तरह से अपेयर हो रहा है, सो इट्स वेरी एम्बैरेसिंग नहीं नहीं, कोई बात फर्स्ट नहीं। ऑफ ऑल। एम्बैरेसिंग सर नहीं माय है, नेम इज इंटरेस्टिंग आयशा है। एजाज। आपका नाम क्या सर है? इट्स वेरी एम्बैरेसिंग फॉर मी। सर माय नेम इज आयशा एजाज। जी। सर आई विल ट्राई टू चेंज दिस एज सून एज अच्छा, आप कहाँ से हैं? पॉसिबल। सर आई एम फ्रॉम सरगोदा। जी, और आपने क्या पढ़ा हुआ है? सर आई हैव डन बीएस इन इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंस। खूबसूरत। कहाँ से? सरगोदा यूनिवर्सिटी से? नहीं सर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी से। अच्छा, आप सरगोदा यूनिवर्सिटी छोड़ के हाँ। इतनी दूर गई? तो सर वो मेनली बिकॉज वो को थी तो इस वजह से। ठीक। आयशा, बात यह है कि इस क्लास के अंदर एम्बैरेसिंग वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। हम इसी तरह से लाइटली चलते रहेंगे और आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा हर चीज़ के अंदर। और आप बेशक आपको गलत ओके आती सर। हो सही आती हो, आपको पार्टिसिपेट करना है। यही चीज़ें हमने पहले सेशन में की हैं, ठीक है जी। अब आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में क्या क्या मसले हैं? सर मेरे नज़दीक जो पहला पॉइंट मुझे आया था वो एक जो है स्टूडेंट पहले बोल भी चुके हैं कि जो हमारी जो ये क्लर्जी है पाकिस्तान में, जो ये रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है, जी। ये भी एक डेमोक्रेसी के इसके अंदर आते हैं, रास्ते में आते हैं, क्योंकि उनकी अपनी एक हेजमनी है ना, उनके उसके अगेंस्ट कोई भी बात हो तो फिर वो रोड पकड़ के ब्लॉक कर देते हैं और इस तरह की चीजें करते हैं। सही। दूसरा सर आई थिंक कि जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो है उनके अपने ही उनका कोई कंट्री की बेटरमेंट के लिए उनके नजदीक कोई भी वो नहीं है, मतलब वो नहीं चाहते, उनका मकसद ही ये नहीं है। वो जस्ट चाहते हैं कि वो अपनी उनके हाथ में पावर रहे और वो जो है उनकी भी एक हेजमनी है, जिस तरह पीएमएलएन है, पीपल्स पार्टी है, वो चलती रहे। उनकी पावर जो है, पावर डायनामिक की आई थिंक ये बात है कि वो पावर दूसरे उसको देना ही नहीं चाहते आगे। ठीक है। तीसरी चीज सर, आई थिंक डेमोक्रेसी को जो इश्यूज हैं वो सर हमारा जो लॉ है, आई थिंक वो भी है हमारे यहाँ पे जो है ना, इक्वल वो क्या कहते हैं, जस्टिस नहीं है आई थिंक। तो ठीक उससे है। जो है वो आई डोंट नो इफ इट्स रिलेवेंट ठीक टू है। दिस और नॉट, बट आई थिंक ठीक हो तो गया। यही सर अभी तो मेरे जहन में आया। ठीक हो गया, थैंक यू आयशा। और फैज़ान आपने बता दिया है, सिद्रा ने भी बता दिया है। रिमशा आप बताएं, आपके ख्याल में क्या मसाइल हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को? एक तो जो ये इम्बैलेंस है सिविल मिलिट्री रिलेशंस का, मतलब जो मिलिट्री
के अकॉर्डिंग बहुत सी चीजें करनी पड़ती हैं, तो वो फिर उनके इंटरेस्ट के मुताबिक होते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वो जो लोगों के इंटरेस्ट है उनको जो है ना नजरअंदाज कर दिया जाता है। दूसरी चीज ये जो बलोची, सिंधी और इस तरह के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक तो हो गया। ठीक है जी, ओवरलुक किया जाता है इनको। खदीजा, आप बताएं कि क्या मसाइल हैं पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में? सर, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट और जो इस तरह कहते हैं कि पार्टी मतलब एक नाम से या एक पर्टिकुलर मतलब लोग हैं वही पार्टी को हेड कर सकते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं बस वही पार्टी को हेड कर सकते हैं, कोई दूसरा कितना ही काबिल क्यों ना हो लेकिन वो हेड नहीं हो सकता। ठीक हो गया। अच्छा जी, आतिफ जमाली साहब, आप तो बलूचिस्तान से हैं, आप बताएं कि क्या मसाइल हैं बलूचिस्तान की जमहूरियत में? सर, बलूचिस्तान की जमहूरियत में जो बड़े मसाइल हैं वो एक तो मतलब कि एज इसको मैं कंपेयर करूँगा बाकी सूबों से और फेडरल से, चूँकि जो टॉपिक है हमारा पोलराइज्ड पॉलिटिक्स, इससे मैं ये एक जहन में नतीजा अखज़ करता हूँ कि जब ये पॉलिटिक्स हमारी पोलराइज्ड हो जाती है तो हम एज ए वन नेशन कभी रिफ्लेक्ट नहीं करते। सबसे बड़ा जो हमारा इसमें नुकसान होता है कि हम एज ए नेशन नहीं रिफ्लेक्ट कर ठीक रहे है, होते। लैक ऑफ यूनिटी हो क्योंकि गया, ठीक है। जी सर, तो उसके उसके अलावा अलावा एक 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 फ्रेज में बताते जाएं जो आपने मसाइल देखे हैं। अच्छा सर, ये इसमें एक तो हमारी जो वुमेन है उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बड़ी कम हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा जो मीडिया है वो भी ना किसी एक पार्टी की साइड ले लेता है, तो दूसरे मीडिया की भी अच्छा साइड नहीं नहीं है। लेता। मीडिया से जी जी जमहूरियत पे क्या असर पड़ता है? सर, मीडिया जो है ना, देखें जो पॉलिटिक्स जब पोलराइज्ड हो जाती है तो मीडिया भी बाइस्ड हो जाती है ना, जो ठीक है। पावर में है फिर उसकी तरफ चली जाती है। अच्छा, तो और जो उसके जो है क्या नाम है, और क्या क्या आपके ख्याल में मसाइल हैं? और सर एक मसला ये कि जो लॉ एंड जस्टिस का निज़ाम है ना, जो इंसाफ जो है वो जो है ना नहीं मिलता लोगों को फिर, ठीक है, ये जस्टिस भी जो है नहीं ना है। इसके सियासत की वजह से। जी ठीक सर, हो गया, ये मेरे जस्टिस जहन में नहीं है। सर आ रहे ठीक हो गया हैं। जी जी। सर। अच्छा, थैंक आकिब साहब ने ज्वाइन किया हमें। आकिब साहब, आप हमें बताएं कि पाकिस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसमें क्या मसाइल हैं? आकिब साहब तो हमसे बात ही नहीं करते। अच्छा, एक साहब है रियान, रियान ने अपना नाम बताया था अनिल, है ना अनिल? आप भी कुछ बताएं हमें। जी सर, आवाज आ रही है? जी जी। अच्छा सर, मेरा पॉइंट ये है कि लिटरेसी जो है ना, लिटरेसी रेट जो है सर, ये बहुत इफेक्ट करता है सर डेमोक्रेसी को। ठीक है, अगर एक बंदा पढ़ा लिखा ही नहीं है तो उससे क्या पता है कि मेरे वोट की पावर क्या है। ठीक हो ठीक गया। है, इलिटरेसी भी पाकिस्तान के सियासत में बड़ा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा। बिल्कुल सर। और जी जी, वही सर, हमारे यहाँ आपको पता है बरादरी सिस्टम चलता है। ठीक है, हम पार्टी नहीं देखते कि कौन सा बंदा आगे इलेक्ट होके आ रहा है। मतलब हम ये देखते हैं कि हमारा यहाँ से कौन बंदा हमें ओब्लाइज करेगा बाद में सर। जी, ठीक है, उस लिहाज से हम यहाँ वोट डालते हैं सर। सही सही सही। ठीक हो गया। आप कहते हैं कि जी आपके जो है वो ट्राइबलिज्म या कास्टिज्म जो है, ठीक है, ये बिल्कुल सर, ये चलता है। बिल्कुल सर, ठीक हो गया। इवन सर ये सिटीज में भी यही हाल है सर। सिटीज में भी यही हाल है। ठीक हो बिल्कुल गया। सर। अच्छा जी, उसके अलावा आपको ये भी पता है कि पाकिस्तान जो है वो अंग्रेज़ों की लेगेसी है, और कॉलोनियल स्ट्रक्चर भी मेरे ख्याल में आप कहेंगे कि एक मसला क्रिएट करता है ना? फ्यूडलिज्म, हमारे यहाँ बहुत सारे वडेरे हैं, वो भी ये मसला क्रिएट करते हैं, ऐसे ही है। ठीक है जी। तो ये आप लोगों ने जो है ये दिल खोल के अपनी भड़ास निकाल ली, जो आपके दिमाग में फ़ौरन आया वो आपने एक पेज पे लिख लिया। तो पेपर में भी आपने यही करना है, ठीक है। एक रफ पेज पकड़ना है और अपना ऐसे का टॉपिक सिलेक्ट करना है, और उस टॉपिक से रिलेटेड दिमाग में जो कुछ भी आए वो आपने लिखना है, ठीक है। आपने सोचना है कि उसके ऊपर मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, और जो जो लिख सकें आप लिख दें।
तो ये मेरे ख्याल में तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 हमने 26 पॉइंट्स लिख लिए हैं। ठीक है, इसके अलावा भी किसी के ज़हन में कोई पॉइंट आ रहा है तो वो भी बताए। चलें ठीक है, 26 पॉइंट काफ़ी हैं। ठीक है, तो इसका ये लेना देना नहीं है। ठीक है, ये सिद्रा साहबा आपने एक बड़ा मुश्किल सा वर्ड इस्तेमाल किया है, इसका हमें भी बताएं ये क्या होता है। बेसिकली डेमोक्रेसी का एक पिलर गवर्नेंस भी है ना, कि गुड गवर्नेंस। जी, तो वो हमारे यहाँ हमेशा जो हमारी जो डेमोक्रेसी है वो पावर गेम रहती है, इंडिविजुअल परस्यू ऑफ पावर रहता है, तो गुड गवर्नेंस कभी भी नहीं एक ऑब्जेक्ट रहा हमारे यहाँ डेमोक्रेसी का। अच्छा वो भी एक चैलेंज है। अच्छा, तो ये आपने क्या लिखा? डायरेक्ट मतलब अवॉइडिंग ड्यूटीज। अवॉइडिंग ड्यूटीज, ठीक है, चलें। अच्छा, तो भाई ये वर्ड मुझे तो नहीं आता था, आपने मुझे सिखा दिया, डीरेलिट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है जी, तो ये हो गया जी आपका ब्रेनस्टॉर्म पॉइंट्स। ठीक है, तो अब ये है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये तकरीबन कोई भी बंदा जिसने थोड़ा बहुत दुनिया को देखा होगा, मीडिया को सुना होगा, वो ये सारी बातें कर सकता है। ऐसा ही है ना? जमाली साहब आप बताएं कि जो बंदा डेली जियो न्यूज़ देखता हो वो ये बातें सारी सीख सकता है ना उधर से? जी सर, बिल्कुल सीख सकता है। जो न्यूज़ होती है और जो उनके तबसरे होते हैं, बल्कि मैं समझता हूँ इससे ज़्यादा ही पॉइंट सीख लेगा वो। ज़्यादा पॉइंट सीख लेगा। तो वो जो आम आदमी होता है वो सीएसएस क्यों नहीं पास करता फिर? वो चूंकि सर देखें, उनको लिख नहीं पाता ना उस तरीके से। अच्छा, सीएसएस तो में अगर तो हमें वो पेपर में लिखना होता है। अच्छा, अगर वो लिख पाए तो वो पास कर लेगा? अगर वो लिख पाए और उसकी लिखाई ऐसी हो कि हम मतलब सबको समझ भी आ जाए, खूबसूरत करके लिखो तो, मतलब अच्छे तरीके से लिखो, अच्छी इंग्लिश में लिखो, तो फिर पास कर लेगा। तो जमाली साहब यानी ये 26 पॉइंट्स जो हैं ये अगर वो बंदा अच्छी इंग्लिश में लिख दे तो वो सीएसएस का ऐसे पास कर लेगा इंशाल्लाह? इनको फिर अरेंज भी करे, मतलब इनका मतलब नतीजा कोई अखज़ करे और फिर इनका कोई हल भी बताए कि कैसे हल होगा, तो फिर हो जाएगा पास। ठीक हो गया जमाली साहब। अब हम इस पॉइंट पे पहुंच गए हैं कि जहां हम ये फ़र्क करेंगे कि कोई बंदा जो आमतौर पे टीवी देखता है और एक ऐसा बंदा जो वो इम्तहान दे रहा है जिसके बाद उसने एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे जाना है, कोई तहसील चलानी है, फिर ज़िला चलाना है, या कोई टैक्स इकट्ठा करना है, या पाकिस्तान को दूसरे फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंट करना है फॉरेन सर्विस में जाके। ठीक है, उसकी अप्रोच और एक ऐसे बंदे जिसने मीडिया को देख के और सिर्फ खबरें सुन के अपनी राय बनाई हो, उसकी अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो जो सबसे ज़्यादा सीखने वाली चीज़ है आप सब लोगों के लिए वो ये है कि द ब्रेन स्टॉर्म पॉइंट्स आर नॉट द रियल ऐसे। ठीक है, ये पूरा ऐसे नहीं है, इसमें से आपने बहुत सारे पॉइंट्स काटने हैं, इसमें से आपने बहुत बहुत कम पॉइंट अपने पास रखने हैं जिसके ऊपर आपने ऐसे लिखना है। अगर आप सिर्फ यही पॉइंट्स सारे 26 के 26 पॉइंट लिखने बैठेंगे तो आप तकरीबन 5 6 7 हज़ार वर्ड्स का ऐसे तो लिख लेंगे, लेकिन वो आपको पास नहीं करवाएगा। तो इसके लिए आपने ये सीखना है कि आप कैसे उन चीज़ों को काटें जो आपने जो है जो जो आप जो बिल्कुल आउट ऑफ द पॉइंट हैं, जो आपकी पूछी हुई बात से डिफरेंट हैं, जो देखने में तो एक आम आदमी को सारे सेम लगते हैं पॉइंट्स, लेकिन असल जो क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से काफ़ी सारे डिफरेंट हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम अगले लेक्चर के अंदर सीखेंगे कि किस तरह से हम स्पेसिफिक पॉइंट को रखेंगे, गैर स्पेसिफिक को काट देंगे, और किस तरह से उनको अरेंज करेंगे, किस तरह से उनको ग्रुप करेंगे, ताकि वो जो है एक शानदार, अच्छे और टू द पॉइंट एग्जैक्ट ऐसे के बराबर हो जाए। ठीक है, ऐसे के अंदर लाजमी नहीं है कि आप पूरे 3000 वर्ड्स या 2500 वर्ड्स लिखें।
अगर आप 1800 वर्ड्स का भी वो ऐसे लिखें जो टू द पॉइंट हो और एग्जामिनर की पूछी हुई बात का जवाब हो, तो फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने अगले लेक्चर में सीखनी है। इस लेक्चर के एंड पे मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किसी ने एक बार्बर के बारे में कोटेशन दी थी या कहा था कि एक अच्छा बार्बर यानी एक अच्छा नाई वो नहीं होता जो बाल काटता है। ठीक है, बल्कि एक अच्छा बार्बर वो होता है जो उन बालों को नहीं काटता जो काटने के काबिल नहीं होते। ठीक है, यानी आप किसी के पास भी जाएं वो कैंची चलाएगा और सारा आपको गंजा कर देगा और कहेगा मैंने बाल काट दिए हैं, लेकिन जो अच्छा बार्बर होगा वो उन्हीं बालों को काटेगा जो काटने के काबिल हैं और उन्हीं बालों को रखेगा जो रखने के काबिल हैं। तो फिर ही आप एक अच्छी पोजीशन के अंदर आपका हेयर स्टाइल बनेगा। ठीक है जी, तो यही चीज़ें हम, यही कोटेशन जो है हम कल ऐसे के ऊपर अप्लाई करेंगे। हम मिलजुल के जिस तरह आज हमने ये किया, हम कल इसी टॉपिक को और इन्हीं पॉइंट्स को लेके आगे चलेंगे। हम देखेंगे कि इनमें से कौन से पॉइंट्स बिल्कुल भी हमारे टॉपिक से नहीं मिलते और हमारे टॉपिक से मिलने का क्राइटेरिया क्या होगा। ठीक है, सेकंड चीज़ हम ये देखेंगे कि जो हमारे टॉपिक से मिलते हैं, क्या ऐसा तो नहीं है कि वो पॉइंट्स दो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ वर्ड्स के अंदर सेम पॉइंट्स पड़े हुए हैं, हम उनको एक कर लेंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या 3-4 पॉइंट्स को मिला के हम एक बड़ा ग्रुप बना सकते हैं जो हमारे ऐसे के अंदर 3-4 पैराग्राफ्स का एक ग्रुप बन जाए कि ये इस चीज़ से रिलेटेड है, ये इस चीज़ से रिलेटेड है और ये इस चीज़ से रिलेटेड है। तो ये वाली जो कांट छांट है ये हम इसलिए करेंगे ताकि आप बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जैक्ट और एक अच्छा ऐसे लिख सकें। ठीक है, और इसी तरह की एक कोटेशन है जी कि एक माली जो है वो सारे पौधों को नहीं काटेगा, वो सिर्फ उसमें से जड़ी बूटियां चुनेगा जो पौधों को नुकसान दे रही होंगी। इसी तरीके से हम इन 26 पॉइंट्स में से वो पॉइंट्स सिर्फ काटेंगे जो पॉइंट्स जो हैं हमारे ऐसे की ब्रेविटी को, उसकी जो है वो विटिसिज्म को, उसकी जो है अच्छे ऐसे के जो मेरिट्स हैं उनसे दूर कर रही है, और हम वो सारे पॉइंट्स रख लेंगे जो उस ऐसे के अंदर हमें हेल्प करेंगे कि ये एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग ऐसे बन सके। ठीक है, मे बी कल ही आप जो हैं मुझे एक ऐसे कुछ पॉइंट्स दे दें जो इससे बिल्कुल मिलते जुलते हों। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएंगी। तो अभी आप में से किसी का भी कोई क्वेश्चन हो इस स्टेज तक तो वो मुझसे पूछ सकता है। सर जी, आप सर ऐसे में अगर इस स्टेज का नहीं, वैसे एक जनरल क्वेश्चन है कि अगर ऐसे में रेफरेंस देना हो तो फिर वो किस तरह लिखना चाहिए? देखें, ये हम अगले जो सेशंस होंगे उसके अंदर हम पूरा आपको स्ट्रक्चर बताएंगे कि किस तरीके से हम चीज़ें लेके चलते हैं, ये किस तरीके से रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो अभी जो आपको पढ़ाया है उसमें से देखिए कि आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या आप कुछ ऐड करना चाहती हूँ। नहीं सर, थैंक यू। ओके, कोई क्वेश्चन नहीं आपका? रिमशा, आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? नो सर। ठीक हो गया, और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछे। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का स्टेज होता है हमारा ऐसे राइटिंग का, अभी तो हम प्रैक्टिस करें, लेकिन जब हम पेपर में लिखने बैठते हैं चूंकि टाइम शॉर्ट है, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि कितने एक टाइम में हमें ये ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लेनी चाहिए? जमाली साहब, आज तो है हमारा पहला दिन, हम सारे ऐसे को बिल्कुल स्टार्ट से देख रहे हैं, तो हमारी जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग उसमें भी टाइम लग रहा है और हम मुख्तलिफ लोगों से इनपुट ले रहे हैं, तो मुख्तलिफ तरीक़ों से ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है। लेकिन जब आप ऐसे के इम्तहान में बैठेंगे तो आपने एटलीस्ट 20 to 25 ऐसे टॉपिक्स होंगे जिनकी आउटलाइन बनाई हुई होगी अपने लिए सीखने के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद वो चीज़ें, वो फिल्टर्स पता लगने लग जाएंगे कि मैंने कौन से लिखने हैं और कौन से नहीं लिखने हैं। ठीक है, तो एक तो आपका टाइम इधर से बच जाएगा। दूसरा ये है कि ये जो टाइम की डिवीज़न है कि कितना टाइम हम ऐसे प्लान करने में लगाएं और कितना टाइम एग्जैक्टली ऐसे लिखने में लगाएं, इसका एक पूरा फार्मूला मैंने बनाया हुआ है
इसके अंदर मैं स्टार्ट में ये बता देता हूँ कि तकरीबन स्टार्ट का पौना घंटा हम देते हैं ऐसे प्लान करने में और सोचने में कि हम इसके अंदर क्या लिखेंगे, क्या छोड़ेंगे, और उसकी आउटलाइन बनाने में। और उसके बाद बाकी जो 2.25 घंटे होते हैं उनको डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर कि हमने कितने टाइम में कौन सा पार्ट करना है। ठीक है। दूसरी एक बड़ी अहम एडवाइस आप सब लोगों के लिए कि ऐसे जो है वो कभी भी पहले दिन पूरा नहीं लिखा जाता। ठीक है। ऐसे आपने 18 फरवरी को अगर 2021 के इम्तहान में बैठना है तो उस दिन आप पूरा ऐसे लिखेंगे। पहले आप ऐसे के चंक्स लिखेंगे, कभी इंट्रोडक्शन लिखेंगे, कभी उसका कंक्लूजन लिखेंगे, कभी उसकी बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इस काबिल बनाएंगे कि आप 3 घंटे के अंदर पूरा ऐसे लिख सकें। ठीक है। तो दिसंबर के लास्ट वीक में आप इंशाल्लाह पूरा ऐसे लिख सकेंगे 1 या 2 सिटिंग्स में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप आहिस्ता आहिस्ता डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा काम कर करके अपना जो है वो जो है सारी एक्टिविटीज साथ साथ करते जाएं, ताकि जिस दिन आपने पूरा ऐसे लिखना हो तो आपके जहन में सारा स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें अच्छी तरीके से तैयार हों। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आज के लिए जो आपका होमवर्क है वो ये है कि आप सब ने पिछले सालों में से किसी एक साल का पेपर निकालना है और इस पेपर को पकड़ के उसके ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉइंट्स लिखने हैं और ग्रुप के अंदर जो है वो या तो वो स्नैप की सूरत में भेज देने हैं या फिर आपने व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज ही टाइप कर देना है जो आपके पॉइंट्स होंगे। ठीक है। तो ताकि आपके बाकी अपनी पसंद के जो टॉपिक्स हैं उसके अंदर भी आपका दिमाग घूमना शुरू हो पोलराइज्ड पॉलिटिक्स से हट के। अगले सेशन के अंदर हम इस जो हमारा ये वाला टॉपिक है इसकी हम क्लीन करेंगे और इसकी आउटलाइन बनाना सीखेंगे कि कैसे अरेंज करके एक आउटलाइन बनाई जाती है। ठीक है जी। इधर हम लेक्चर ख़त्म करते हैं और अगला लेक्चर कल 9 बजे होगा। हम 24 आवर्स अपने ऑनलाइन क्लासरूम पे हैं, जिसका जो क्वेश्चन हो वो ज़रूर पूछे। मैं जैसे ही फारिग होऊंगा मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई करूंगा। ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। वेलकम।